श्रीलंका अपने इतिहास में 10 मई 2022 की तारीख को शायद ही कभी भूल पाएगा। ये वो तारीख है जिस दिन पूरी दुनिया ने श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को अपने घबराए हुए परिवार के साथ एक हेलीकॉप्टर में सवार होते देखा, अपने पीछे पूरे देश को अराजकता में छोड़कर भागते देखा। सेना के हेलीकॉप्टर पर सवार होकर महिंदा राजपक्षे को अपने पूरे परिवार के साथ जान बचाने के लिए भागना पड़ा और ट्रिकोमली नेवल बेस पर शरण लेनी पड़ी, क्योंकि श्रीलंका में गुस्से की आग इस हद तक धधकने लगी है कि प्रदर्शनकारियों ने हम्बनटोटा में राजपक्षे परिवार के पैतृक घर मेदामुलाना वाल्वा को तो फूंक ही दिया। कुरुनेगला में महिंदा राजपक्षे के घर में भी आग लगा दी। वही हाल एक बार फिर हो रहा है। गोटबया राजपक्षे भी अपनी जान बचाते हुए भागे भागे फिर रहे हैं। जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है, उनके घर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। श्रीलंका की जनता का ये गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और हो भी कैसे। पूरे राजपक्षे परिवार ने मिलकर जनता को 2 वक्त की रोटी के लिए तरसा दिया है। श्रीलंका का ये संकट पूरी दुनिया के लिए एक सबक है, खास तौर पर लोकतांत्रिक देशों के लिए, जहां सरकारों को कुर्सी का मोह कुछ भी करने के लिए तैयार कर देता है। जनता की नाराजगी ना झेलनी पड़े, इसलिए सरकारें पहले कड़े फैसले लेने से कतराती है। खुद की झोली भरती रहे और जनता भी खुश रहे, इसलिए जनता को मुफ्तखोरी का स्वाद चटाती है। अपनी तय गति से परिस्थितियां बिगड़ती रहती है। एक स्तर पर पहुंचकर अर्थव्यवस्था जवाब दे जाती है। महंगाई का विस्फोट होता है, घरेलू सामान बाजार से गायब होने लगते हैं। घबराहट में सरकारें कर्ज के लिए हाथ पैर मारना शुरू करती है। आखिर घात लगाए बैठे चीन जैसे देश मदद के नाम पर आगे आते हैं और फिर कर्ज जाल में डूबकर एक देश की अर्थव्यवस्था टूट जाती है। इसके बाद श्रीलंका जैसा जन विद्रोह होता है, आक्रोश का विस्फोट होता है। ये संकट बताता है कि किसी भी देश को अनुभवी नहीं बल्कि ईमानदार सरकार की जरूरत होती है, अन्यथा दशकों तक राजनीति करने वाले और अनुभवी राजपक्षे परिवार को भी देश चलाने में असफल न होना पड़ता। सब कुछ छोड़कर पीछे नहीं भागना पड़ता। देश को अनिश्चितता के गर्त में धकेलकर जान बचाने की जुगत नहीं करनी पड़ती। श्रीलंका के सियासत में राजपक्षे परिवार का वर्चस्व है। श्रीलंका की मौजूदा सरकार पर राजपक्षे परिवार के 5 सदस्य सरकार में मंत्री हैं। 4 भाइयों के अलावा परिवार का एक बेटा भी मंत्री है। खुद गोटबया राजपक्षे देश के राष्ट्रपति है। इतना ही नहीं, बतौर राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के कार्यकाल के दौरान इस परिवार के सदस्यों को 40 मंत्री पद दिए गए। कहा जाता है कि इस परिवार ने श्रीलंका की सियासत में परिवारवाद और भाई भतीजावाद को जन्म दिया। साल 2019 में आर्थिक रिवाइवल और सुरक्षा मुहैया कराने जैसे वादों के चलते गोटबया चुनाव जीत तो गए, लेकिन वो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। उनकी आर्थिक नीतियां फेल हो गई और सरकार आर्थिक मोर्चों पर पूरी तरह नाकाम साबित हुई। कोलंबो को सुंदर बनाने की परियोजना के लिए झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के आशियाने उजाड़ दिए गए। केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल और इंपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया। श्रीलंका को ऑर्गेनिक हब बनाने के लिए सरकार ने ये फैसला तो लिया, लेकिन इससे श्रीलंका का एग्री सेक्टर पूरी तरह से तबाह हो गया। खेती करने वाली एक बड़ी आबादी ने इससे मुंह मोड़ लिया, जिससे देश का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आधा रह गया। देश में चीनी और चावल की भारी किल्लत है। कोविड के चलते टूरिज्म सेक्टर पर भी भारी मार पड़ी है। डॉलर के भंडार में कमी से इकोनॉमिक क्राइसिस और गहरा गया है। इसका नतीजा ये हुआ कि फ्यूल, एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी और जरूरी भोजन की भारी किल्लत हो गई। रही सही कसर देश पर चीन की भारी भरकम कर्ज ने पूरी कर दी। यही वजह है कि लोग राजपक्षे से तुरंत सत्ता छोड़ने की मांग कर रहे हैं। सरकार का कमजोर प्रशासन, भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितता, इन तीनों ने मिलकर पूरे श्रीलंका को ले डूबा, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज की जीवित पीढ़ी एक ऐसा जन विद्रोह देख रही है जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा। अब श्रीलंका के आगे का भविष्य इसी विद्रोह पर टिका है। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया के नक्शे पर भारत के नीचे मोती की तरह नजर आने वाले इस देश की जनता के पास मौजूदा संकट का हल क्या है? क्या ये जन विद्रोह देश को बचा पाएगा? श्रीलंका में जन विस्फोट भले ही अब हुआ हो, लेकिन इसका आधार पिछले 2 दशक से तैयार हो रहा था। आर्थिक जानकार बताते हैं कि 2000 और 2008 की मंदी में लगे झटके के बाद श्रीलंका सरकार को संभल जाना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। 2011 और 14 के बीच इस देश में लंबे समय के लिए तेल का घोर संकट पैदा हुआ। बावजूद इसके राजनीतिक पार्टियों ने भविष्य के लिए विचार विमर्श नहीं किया।
ये सिर्फ श्रीलंका के लिए सच नहीं है। अमेरिका जैसे देश को छोड़ दिया जाए तो ऐसा लगता है कि हर लोकतांत्रिक देश में दूरदर्शिता और भविष्य की योजना की कमी नजर आती है। अगर सरकार अपने देश को एक परिवार की तरह चलाती तो शायद आज श्रीलंका में भी कुछ अलग परिस्थितियां होती। श्रीलंका में भी ऐसा कुछ नहीं होता जो सत्ता के लालच में होने लगा। पूर्वजों के नियम संयम कहते हैं, तेते पांव पसारिए जेते लंबी सौर। इस मुहावरे का अर्थ है कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारना चाहिए। लेकिन श्रीलंका की सरकार ने एक तरफ तो अपनी चादर छोटी कर ली और दूसरी ओर पैर भी पूरे पसार लिए। सरकारी खजाना खाली होने लगा तो सरकार ने इसका शॉर्टकट चुना। साल 2021 में सरकारी बैंक ने IMF की तमाम चेतावनियों को दरकिनार करते हुए सरकारी खर्चों को कवर करने के लिए नोटों की रिकॉर्ड छपाई शुरू कर दी। सरकार को पता था कि इसके परिणाम क्या होंगे, तो दूसरी ओर सरकार ने जनता को खुश करने के लिए टैक्स में कटौती कर दी। यहाँ तक कि श्रीलंका के पूर्व वित्त मंत्री मंगला समरवीरा ने भी इस फैसले का विरोध किया था। उनका तर्क था कि श्रीलंका सरकार के पास पहले से ही अधिकतर देशों के मुकाबले टैक्स रेवेन्यू कम है, जबकि कर्ज का भार बहुत ही ज्यादा है। उन्होंने श्रीलंका का भविष्य देखते हुए कहा था कि अगर इन प्रस्तावों को इस तरह लागू किया गया तो न केवल पूरा देश दिवालिया हो जाएगा, बल्कि पूरा देश एक और वेनेजुएला या दूसरा ग्रीस बन जाएगा। श्रीलंका का वो भविष्य अब दुनिया के सामने है। ये द्वीप देश धड़क रहा है। सुनते रहिए सुपरफास्ट शॉर्ट न्यूज, एक अलग नजरिया खबरों का।